स्टडी आईक्यू के चैनल पे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के कई तरीके के वीडियोस आते हैं, कई तरीके हॉट टॉपिक्स जो होते हैं, कई तरीके की जो खबरें न्यूज़ में होती हैं जिनका एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस और कोर्स के साथ रिलेशन होता है, उसको हम अक्सर डिस्कस करते हैं। कुछ वीडियोस हमारे डायरेक्टली सिलेबस के टॉपिक्स को भी कवर करते हैं, है ना। एम्बर नंबर को भी हमने कवर किया है, थ्योरीज के पोर्शन को भी हमने कवर किया है, कुछ पोर्शन जो है। तो यहाँ पर एक नई सीरीज को हम लेकर के आ रहे हैं। ये एक स्पेशल सीरीज है जो कि डिजाइंड है कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डिस्कशन के लिए, प्लस ऐसे टॉपिक्स जो कि पीवाईक्यूज में भी आ चुके हैं। तो कोर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स का डिस्कशन होगा एंड दीज क्वेश्चंस हैव कम अप इन द पीवाईक्यूज आल्सो। पीवाईक्यूज में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। आज हम जिस चीज का डिस्कशन करने वाले हैं, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था, पेपर 1 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीजें हो जो काफी इंटरेस्टिंग भी हो, यानी कि जैसे देयर आर सम पीपल जो कि हो सकता है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन को ना ले, या फिर उनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन से कोई मतलब भी ना हो, है ना, या फिर यूपीएससी से उनका कोई लेना देना ना हो, बट उनको भी ये चीजें, ये टॉपिक्स थोड़ा सा इंटरेस्ट आउट करेंगी, क्योंकि ये जनरल इंक्वायरी और इंक्विजिटिवनेस पार्ट जो है इंसान का, उसका हिस्सा है। सो इस सबसे पहले लेक्चर के अंदर में एंथ्रोपोलॉजी एट फिंगर टिप्स में वी आर कमिंग अप विद द कंसेप्ट और द आइडिया ऑफ एज कैलकुलेशन ऑफ द डेड बॉडी। कभी भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में या फिर कई बार एक्सीडेंट में भी, आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को कर रहे हो, आप किसी प्रकार की खुदाई कर रहे हो, कोई भी चीज के दौरान आपको अगर कोई बोन्स मिलती है, स्केलेटन रिमेन्स मिलती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उसका जो होता है कि ये कहां से आई, है ना, ये यहां पर किस तरीके से आई होगी, ये किसकी बोन होगी, इसकी मृत्यु कब और कैसे हुई होगी, जब इसकी मृत्यु हुई होगी तो इसकी उम्र क्या रही होगी, इसका जेंडर क्या है। बोन को देख के तो आप पहचान नहीं रहे हो कि वो मेल क्या है फीमेल का है, खासकर जो फ्रेगमेंट्स में, है ना, तो आपको तो पता नहीं चल रहा है। तो ये सवालों का जवाब आप कैसे देते हो। खासकर आज हम जिस सवाल को ले रहे हैं वो है एज कैलकुलेशन। आपको जब भी कोई हड्डियां, कोई भी स्पेसिमेन मिलता है, कोई भी स्केलेटन रिमेन्स मिलते हैं, आपको कैसे पता लगता है कि उसकी एज क्या रही होगी। एज से हमारा मतलब ये नहीं कि वो कितना पुराना है, कितना पुराना है पता करने के लिए तो आप डेटिंग टेक्निक यूज करोगे। अलग अलग प्रकार की डेटिंग टेक्निक हमारे पास मौजूद है। कुछ 60,000 ईयर्स तक की डेटिंग करते हैं, लाइक कार्बन डेटिंग है 38 to 42,000 ईयर्स तक की डेटिंग कर सकता है एक्यूरेटली, और अगर थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर को हम ले लें तो वहां पर 50,000 के थोड़ा सा ऊपर तक भी डेटिंग कर सकता है, बट उसके ऊपर वो 1,00,000-2,00,000 साल की डेटिंग नहीं करेगा। तो आपको वहां पर दूसरी टेक्निक से ऊपर डिपेंड करना होता है। तो ये तो बात हो गई कि कोई भी स्पेसिमेन या स्केलेटन रिमेन्स कितनी पुरानी है, डेटिंग वो बताएगी। बट हम जानना चाह रहे हैं कि जब भी उस इंसान की, जिसका ये रिमेन्स है, जिसके स्केलेटन रिमेन्स है, जब उसकी मृत्यु हुई, जब उसकी डेथ हुई, तो उसकी उम्र क्या रही होगी, क्या एज रही होगी उसकी। हमको ये जानना है, ये हमारा कंसर्न का विषय है, इसको हमें पता करना है ना। तो वहां पर आप कहोगे, आपको लगेगा कि सर हम हाइट के बेसिस पे बता सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है ना, पर हाइट के बेसिस पे बताना इज नॉट अ एक्यूरेट वे। व्हाई? बिकॉज आपको कभी भी जब रिकॉर्ड्स को आप देखते हो या फिर कभी भी आपको बॉडीज मिलती है ना, तो बॉडीज इंटैक्ट नहीं होती, एक साथ पूरी बॉडी नहीं मिल रही होती। खासकर अगर वो हजारों साल, लाखों साल पुरानी है तो फ्रेगमेंट्स के रूप में मिलेगी। यानी कि स्कल का हो सकता है आपको एक पार्ट मिले, आपकी स्कल, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी, कई सारी बोन्स यहां पर इन्वॉल्व है ना। स्फिनोइड बोन आपको देखने को मिल रही है, आपको पेराइटल बोन्स देखने को मिल रही है, आपको ऑसिपिटल बोन्स देखने को मिल रही है, इन सबको मिलाकर के आपका स्कल बनता है। तो अब इस स्कल का हो सकता है थोड़ा सा हिस्सा मिले, स्कल का टॉप यानी कि जो क्लेवेरिया है वो आपको मिले, है ना, जिसको कैलवेरियम भी आप कहते हो सिंगुलर वे में अगर आप बोलो तो, हो सकता है आपको वो मिले, या हो सकता है आपको कॉलर बोन मिले जिसको क्लेविकल कहते हो, शोल्डर बोन मिले जिसको स्कैपुला कहते हो, आपको ह्यूमरस या फिर रेडियस अल्ना में से कोई जो आर्म की बोन है आपको वो वहां पर मिले, हाथों की जो बोन्स है ना, या फिर फीमर जो लॉन्गेस्ट बोन है वो मिले, है ना। तो ये बोन्स हमें अलग अलग मिल सकती हैं, जरूरी नहीं कि पूरी बॉडी एक साथ मिले। तो ऐसा कहना या सोचना कि हम बॉडी की साइज देख के पता लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा गलत है। एंड इनफैक्ट अगर पूरी बॉडी मौजूद भी हो ना, तो भी आपके लिए एक्यूरेटली पता लगाना मुश्किल है कि एज क्या रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में जो अलग अलग रेसेस, अलग अलग पॉपुलेशन, उनके बीच में जो हाइट का वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है। 105 सेंटीमीटर से लेकर के 230 सेंटीमीटर तक के इंडिविजुअल आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, है ना। तो कुछ रेसेस और कुछ पॉपुलेशन, कुछ एथनिक ग्रुप्स है जहां पर हाइट बहुत कम है। फॉर एग्जांपल पिग्मीज का आप एग्जांपल लेते हो, वहीं कुछ आपको देखने को मिलेंगे समोअन्स की बात करो, बॉडी काफी बिल्ड काफी ज्यादा है। निलोटिक इंडिविजुअल्स को आप देखो, नाइल के रीजन में, अफ्रीका में आप जाकर के देखो, हाइट काफी ज्यादा आपको 6 फीट के ऊपर देखने को मिले, बास्केटबॉल खेलने के लिए काफी सूटेबल है। एस्किमोस की हाइट देखोगे तो कम होती है, स्टॉकियर बॉडी एंड शॉर्टर हाइट्स आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी, लिम्स छोटे होते हैं। तो काफी वेरिएशन है, तो उसके बेसिस पे भी पता लगाना मुश्किल होता है। तो आखिरकार हम पता कैसे लगाते हैं? अगर हमें यह पता लगाना है तो हमें डिपेंड करना पड़ता है एक ब्रांच के ऊपर जिसको आप कहते हो ऑस्टियोलॉजी, है ना। और ऑस्टियोलॉजी क्या है? इट इज बेसिकली अ एरिया ऑफ एप्लीकेशन और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन अंडर एनाटॉमी। जब आप एनाटॉमी को पढ़ते हो तो उसके अंदर एक ये सब स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। एंड दिस इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड
ऑस्टियोलॉजी में जो ऑस्टियन से ये डिराइव्ड है ना, एक ग्रीक वर्ड है ऑस्टियन, उससे ये ऑस्टियोलॉजी को हम यहां पर बनाते हैं या फिर डिस्कस कर रहे हैं। और इस ऑस्टियन का मतलब क्या होता है? ऑस्टियन मतलब होता है बोन। सो बेसिकली जो ऑस्टियोलॉजी है वो आपकी बोन की स्टडी है। तो बोन का क्या? बोन के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट्स को आप ऑस्टियोलॉजी के अंदर में डिस्कस करते हो, है ना। तो आज की जिस टेक्निक का हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बोन के एनालिसिस, बोन का फॉरेंसिक एनालिसिस जो है उसके बेसिस पे हम एज एस्टिमेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी इंडिविजुअल का स्कल मिला, उस स्कल के बेसिस पे आप एज एस्टिमेशन कैसे कर सकते हो। अगर हमें पेल्विस के रीजन की कुछ बोन्स हमें देखने को मिली, है ना, तो उसके बेसिस पे आप कैसे पता लगा सकते हो। या फिर कुछ और भी क्राइटेरियाज एंड इंडिकेटर्स हैं जिसको आप यहां पर यूज कर सकते हो। और इन क्राइटेरियाज के साथ जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जो अक्सर क्लासेस में आपको लोग नहीं बताते हैं, वो भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले। ऑलराइट, सो ऑस्टियोलॉजी के अंदर में आप किसको पढ़ रहे हो? ह्यूमन बोन्स को पढ़ रहे हो, है ना। तो आप बेसिकली किसको पढ़ रहे हो? स्केलेटन को पढ़ रहे हो, इंसान का जो स्केलेटन है ना। और ये स्केलेटन ही रिमेन्स आपको स्केलेटन रिकॉर्ड या फिर फॉसिल रिकॉर्ड या फिर आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में देखने को मिल रहा होता है। अब इंसान के जब स्केलेटन को आप पढ़ते हो तो इसको बांटा जा सकता है दो कैटेगरीज में, या फिर किसी भी जानवर के, खासकर वर्टिब्रेट के मेंबर के अगर आप स्केलेटन को पढ़ लो तो उसको एंडो स्केलेटन और एक्सो स्केलेटन में बांटा जा सकता है ना। एंडो मतलब इंटरनल और एक्सो मतलब आउटसाइड, यानी कि बाहर के तौर पे, एक्सटर्नल, ठीक है। सो एंडो स्केलेटन जब भी हम यहां पर ह्यूमंस के टर्म में बात कर रहे हैं तो एक्सो स्केलेटन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक्सो स्केलेटन के अंदर में क्या आ सकता है? जो आपके कई सारे नेल्स हैं, चाहे वो टो नेल हो, चाहे फिंगर नेल हो, टूथ इनेमल वाला जो आपका हिस्सा, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। बट दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी रूडिमेंट्री, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? इसको नहीं इंक्लूड करते हैं अपनी स्टडीज के अंदर में। तो हम जब भी स्केलेटन की बात कर रहे हैं इन ह्यूमंस स्पेसिफिकली, तो वी आर फोकसिंग अपॉन व्हाट? वी आर फोकसिंग ओनली अपॉन एंडोस्केलेटन। हमारा फोकस एंडोस्केलेटन के ऊपर है। अब इस एंडोस्केलेटन को भी आप दो भागों में बांट सकते हो। एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटन, है ना, जो आपका एक्सियल एंडोस्केलेटन वाला पार्ट है, और दूसरा आपका अपेंडिकुलर वाला पार्ट है। अपेंडिकुलर वाला पार्ट है, दो भागों में आप इसको बांटते हो। फर्दर इसको अगर आप डिवाइड करके देखो तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर में क्या क्या आ जाएगा? आपका हेड, नेक और जो ट्रंक है ये आपका आ जाता है एक्सियल स्केलेटन में। और अपेंडिकुलर के अंदर में आपके लिम्ब्स की जितनी भी बोन्स हैं, है ना, लिम्ब बोन्स जो हैं, है ना, ये आपकी आ जाती हैं अपेंडिकुलर के अंदर में। अब हमने क्या कहा कि हमें पता लगाना है क्या चीज? एज को। हमें एक बॉडी मिली है, डेड बॉडी मिली है जो हजारों लाखों साल पुरानी है, उसके अलग अलग हिस्से मिले। हो सकता है हमें थोड़ी सी लॉन्ग लिम्ब बोन्स मिली हो सकता है हमें कुछ हेड की बोन मिली हो, स्कल मिला हो, स्कल के कुछ पार्ट मिले हो। तो हम इसके बेसिस पे कैसे इंडिकेशन लगा पाएंगे? तो सबसे प्राइमरी जो हमारा फीचर होता है जिसको हम ध्यान में रखते हैं वो क्या है? हेड की जो स्टडी है ना, हम हेड को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप इस हेड को देखोगे, हेड को जब आप स्टडी कर रहे हो तो बेसिकली आप किसको स्टडी कर रहे हो? आप क्या पढ़ रहे हो? यहां पर स्कल को आप पढ़ रहे हो। किसको पढ़ रहे हो? आप स्कल को पढ़ रहे हो। और ये जो आपका स्कल है इसको भी आप दो भागों में बांट सकते हो, दो भागों में बांट सकते हो यहां पर, है ना। पहला आपका जो न्यूरोक्रेनियम है और दूसरा आपका जो विसरोक्रेनियम है। आप कहोगे सर कंफ्यूजिंग है टर्म, कोई बात नहीं, आसान कर देते हैं इसको। न्यूरोक्रेनियम का मतलब है आपका जो स्कल का जो आपका क्रेनियम वाला बेसिकली हिस्सा है ना, जो क्रेनियम वाला बेसिकली आपका हिस्सा है, इसको आप कहते हो, जिसके अंदर में आपकी आप कह सकते हो क्रेनियल बोन्स आती हैं, जिसके अंदर में आपकी क्रेनियल बोन्स आपको आती हुई देखने को मिलती है, जो आपके हेड को बेसिकली क्या कर रही हैं? प्रोटेक्ट कर रही है फॉर एक्सटर्नल शॉक्स या मैकेनिकल इंजरीज से आपके इंटरनल ऑफ दी स्कल को वो प्रोटेक्ट कर रही है। और दूसरा विसरोक्रेनियम के अंदर में आपका क्या आता है? आपकी जो फेस की बोन है, फेशियल बोन्स है ना, ये आपका आता है। सो टोटल अगर हम स्कल में देखें तो आपको कितनी बोन्स देखने को मिलती हैं? 29 बोन्स देखने को मिलती हैं। अब थोड़ा सा कुछ आप में से लोग जो साइंस वाले भी होंगे या फिर जिन्होंने थोड़ा बहुत कहीं किताबों में पढ़ा है, वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं इस पार्ट के ऊपर। कहते हैं सर 29 थोड़ी ना होती हैं, 22 बोन्स हमें देखने को मिलती हैं स्कल में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई बार कई तरीके की जो बोन्स हैं उनको हम एक्सक्लूड करते हैं, तब 22 बोन देखने को मिलती हैं। ये 29 जो बोन्स हैं, इसमें से इस 29 बोन्स के अंदर में आपकी 8 बोन जो होती हैं वो किसका पार्ट है? आपके न्यूरोक्रेनियम का, है ना, क्रेनियल बोन्स कहलाती है। और फेस के अंदर में आपकी 14 बोन्स आती हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई क्या?
14 प्लस 8 इज इक्वल टू 22। तो आपने कहा देखा सर 22 बोला था 22 होती है, बट जब हम ये 22 को गिन रहे हैं तो हम दो सेट्स का जिक्र यहां पर नहीं कर रहे। ऑलराइट, यहां पर आपकी 8 क्रेनियल बोन्स है, सीबी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, चलेगा, वहां पे तो फुल फॉर्म लिखा हुआ है। दूसरा आपकी 14 फेशियल बोन है, एफबी लिख दे रहे हैं, फेसबुक में समझिएगा। तीसरा आपकी कुछ ऑडिटरी बोन्स होती हैं, कान की जो बोन्स है वो भी यहां पर है, और वो कितनी है, वो 6 यहां पर आपकी बोन्स आपको देखने को मिल रही है। और इन दोनों को आप मिलाओगे तो कितना हुआ, 22 से 28। एक अभी बाकी है, वो आपकी कौन सी बोन होती है, यूजुअली आपकी एक हायोइड बोन होती है ना, शॉर्ट में लिखें इसको, हायोइड बोन आपको यहां पर देखने को मिलती है, जिसका नंबर 1 होता है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो क्रेनियल बोन्स हैं। क्यों, बिकॉज क्रेनियम को अगर आप देखोगे, बट जो क्रेनियम हमारे बीच में, आपके बीच में, आप हेड को टच करके देखोगे, इट इज वेरी सॉलिड। क्यों, प्रोटेक्ट करना है। कई बार देखते हो कि आपको कंकशन होता है, किसी प्रकार के हेड इंजरी होती है, तो अंदर आप वीडियो या जीआईएफ को देखिएगा कभी, है ना, कि आपका कंकशन होता है तो आपका ब्रेन किस तरीके से मूव करता है आगे एंड पीछे, है ना। तो आपको अपने हेड को शॉक्स एंड इंजरी से बचाना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। और केसिंग का काम तो ये ऊपर का हिस्सा कर ही रहा है, पर फिर भी इसका ये मतलब नहीं कि केसिंग प्रोवाइडेड है तो आप जाकर के अपना दीवार के अंदर में सर मार दो। आपके पास टेम्पर्ड ग्लास है, एक केस या कवर है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि चलो टेम्पर्ड है, ग्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फोन को लेते हैं और फोन को यहीं पे पटक देते हैं, हम ऐसा तो नहीं करेंगे। ऑलराइट, हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि हाँ अगर कहीं एक्सीडेंटल थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो उस केस में वो प्रोटेक्ट करेगा, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम जबरदस्ती लड़े जा रहे हैं दीवालों के अंदर में, गाड़ियों के अंदर में, बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाए जा रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं वो भी बिना हेलमेट के। तो ऐसी चीज़ आपको नहीं देखने को मिलती। तो आपका ये केसिंग आपको प्रिवेंट कर रही है, लेकिन आज के समय में ये काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हो कंसोलिडेटेड है, काफ़ी हार्ड है। पर एक जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो ये बोन्स इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। खासकर आप अगर छोटे बच्चे का जो नियोनेटल है, नियोनेटल मतलब नवजात, उसका जब आप सर उठाकर ऐसे सर को छुओगे तो आपको एक पल्सेशन वहाँ पर महसूस होगा, जैसे पल्स होती है ना आपकी, उस तरीके से आपको सेंसेशन टॉप पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जो सारी की सारी ये बोन्स होती हैं शुरुआत में, वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड नहीं होती है ना। रीजन क्या है, क्योंकि आप देखते हो कि इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो बर्थ कैनाल है फीमेल्स के बीच में, है ना, चाइल्ड का बर्थ हो रहा है, बर्थ कैनाल जो है, पैसेज जो है, वो क्या हुआ है, धीमे 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 उसका जो एरिया है वो आपको नैरो डाउन होते हुए देखने को मिला है। क्यों, क्योंकि हम इरेक्ट पोस्चर के ऊपर बाइपेडल लोकोमोशन करने लगे। तो बाइपेडल लोकोमोशन और इरेक्ट पोस्चर के कारण से ये जो एक कन्फाइनमेंट ऑफ द बर्थ कैनाल है, ये काफी ज्यादा ऑब्वियस आपको देखने को मिलता है। तो चाइल्ड का जो हेड जब बाहर आना है, जब उसकी नेचुरल बर्थ हो रही है, डिलीवरी हो रही है, ऑलराइट, तो वहां पर आप देखोगे कि अगर बोन्स काफी सॉलिड है तो डिलीवरी में कॉम्प्लेक्शन आएंगे, डिलीवरी जिसको आप पार्चुरेशन भी कहते हो टेक्निकल टर्म में, तो कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, है ना। इसीलिए बोन जो होती है एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैप कर जाती है। ये पूरी तरीके से रिजिड नहीं है ना, मूवेबल है, ओवरलैप करती है और आपका जो बर्थ होता है वो पॉसिबल होता है। ग्रेजुअली विद इन द फर्स्ट ईयर टू द सेकेंड ईयर, लगभग 3-4 महीने से लेकर के 18वें 24वें महीने तक ये जो रीजन्स यहां पर स्पेसेस बचे हैं, जिनको आप फ्रंटनेल्स कहते हो। 2 फ्रंटनेल्स होते हैं, एक सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ। सामने वाले को आप एंटीरियर फ्रंटनेल कहते हो, पीछे वाले को आप पोस्टीरियर फ्रंटनेल कहते हो। ये आपस में क्या होते हैं, ये गैप्स ये फिल इन हो जाते हैं और फिर आपको वो पल्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। धीमे धीमे फिर हेड जो है वो सॉलिड हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को जब आप पकड़ रहे हो बचपन में तो काफी आपको केयर से पकड़ना पड़ता है, काफी केयर वहां पर देनी होती है ना, बिकॉज वो चीज अभी फ्यूजन वो नहीं हुआ है, वहां पर ऑसिफिकेशन सेंटर्स नहीं अभी फॉर्म हुए, इसीलिए आपको काफी ध्यान देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें इसमें, जो आप हेड को, स्कल को देखोगे तो देखने में तो आपको लग रहा है कि एक बड़ा सा फुटबॉल को आधा कट कर दो तो वैसा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, ऑलराइट, बट नो, इट इज फ्यूजन ऑफ मेनी ऑफ द क्रेनियल बोन्स। यहां पर 8 क्रेनियल बोन्स है जो कि यहां पर फ्यूज हो रही है। और वो बोन कौन कौन सी हैं, याद करने का एक आपको मैं निमोनिक्स बता देता हूं, आसान तरीका बता देता हूं आपको। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, है ना। जब लोगों के अंदर में आयरन की मात्रा कम होती है तो उनको आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, पर आपकी बॉडी में अगर आयरन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो आप डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि आयरन की मात्रा को अब रोक दो, अब आयरन सप्लीमेंट को रोक दो, है ना। तो केमिस्ट्री के अंदर में आप जाओगे तो Fe क्या है, आयरन के लिए, आयरन के फॉर्मूले जैसे Au इक्वल टू गोल्ड, Ag इज इक्वल टू सिल्वर, Fe किसके लिए स्टैंड करता है, आयरन के लिए स्टैंड करता है, ऑलराइट। तो स्टॉप Fe मतलब आयरन को रोक दो। अब यही आपकी क्रेनियल बोन्स है ना। कौन कौन सी बोन्स है, लेट अस सी। सबसे पहली ये आपकी स्फेनॉइड बोन, देन आपकी टेम्पोरल बोन, देन आपकी ऑसिपिटल बोन,
यहां पर आपकी पैराइटल बोन, ठीक है, ये आपकी जो है ये फ्रंटल बोन है, एंड ये आपकी इथेमॉइड बोन आपको देखने को मिल रही है। तो ये आपको देखने को मिलता है। आप कहोगे कि सर दो गड़बड़ियां मैंने आपके पकड़ी हैं, है ना। पहला तो आपने इन दोनों के साथ पक्षपात क्यों किया, इन दोनों को ऊपर लिखा बाकियों को नीचे लिखा, और टोटल इसको मिलाकर के 6 होती हैं, आप 8 बता रहे हो। तो बच्चों इसको ऊपर लिखने का एक रीजन है ना। ये जो पैराइटल और टेम्पोरल बोन्स हैं ये दोनों पेयर्ड बोन्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलती हैं। मतलब यहां पर 2 बोन्स आपको देखने को मिल रही हैं, 2 पैराइटल हैं और 2 टेम्पोरल बोन आपको देखने को मिल रही है। बाकी सारी जो है वो सिंगल बोन्स है, स्फिनोइड, ऑसिपिटल, फ्रंटल और इथमोइड, ये सिंगल बोन। ऑलराइट, तो इनसे ही हमारा जो हेड है, अभी आपको एक डायग्राम के एक इमेज के थ्रू भी ये चीज को दिखाऊंगा, बना हुआ है। इसी के थ्रू हमारा पूरा का पूरा जो आप न्यूरोक्रेनियम देख रहे हो वो इसी से बना हुआ है। एक इमेज को यहां पर हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये टॉप वाला जो हिस्सा है, हमने बात किया क्या लिखा था यहां पर, फ्रंटल दिखा था, फ्रंटल बोन है, ठीक है। ये आप देख रहे हो पैराइटल एक इस तरफ एक दूसरे तरफ। ये हम 3D में इमेज को नहीं देख रहे हैं, अगर 3D में देखते तो आपको घुमा के दिखाता, एक इस साइड है तो दूसरी इस साइड आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली टेम्पल वाला जो हिस्सा है ना, टेम्पर बोन एक इस साइड है एक उस साइड है, दूसरी तरफ है, तो टेम्पोरल बोन भी आपको 2 वहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। देन आपको यहां पर पीछे सर का जो हिस्सा ये देखने को मिल रहा है, ये वाला है ना, जो आपका नेक के साथ कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, ये क्या है, ऑसिपिटल रीजन कहलाता है। देन आपको एक ये जो स्फिनोइड बोन है, इस हिस्से को यहां पर हमने हाईलाइट किया हुआ है, कोई कलर ले लेते हैं दूसरा जिससे थोड़ा सा हाईलाइट कर पाए इसको। ये स्फिनोइड बोन का हिस्सा है, एंड ये आंखों के ऑर्बिट्स के पास ही आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये इथेमॉइड बोन है ना। तो ये सब मिल करके प्लस ये मैक्सिला भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। मैंडिबल को हम एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि मैंडिबल उससे अलग होता है। ऑलराइट, जो जॉ है आपका, एक अपर जॉ है एक लोअर जॉ है। अपर जॉ को मैक्सिला कहते हो आप, नीचे जॉ को जो लोअर जॉ है उसको आप मैंडिबल कहते हो। तो ये बोन्स हमारी क्या बना रही है, ये हमारे स्कल को बना रही है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको होगी कि इसके बेसिस पे हम एज को कैसे पता लगाते हैं। तो कहानी अब शुरू होती है कि ये जो बोन्स हैं, ये हमने क्या कहा कि जो गैप्स हैं, है ना, ये गैप्स ग्रेजुअली फिल इन कर रहे होते हैं। ये सूचर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, सूचर्स क्या कर रहे हैं, वो पकड़ के रख रहे हैं। जो अलग अलग बोन्स है ना, उनको क्या किया है, पकड़ के रख रहे हैं। इतनी सारी बोन जो यहां पर इंक्लूडेड स्कल में, उनको वो पकड़े हुए हैं। और जो फ्रंटिनेल्स का हमने जिक्र किया था, वो बड़े बड़े गैप, जो स्पेसेस बड़ी बड़ी है ना, अभी कोशिश करूंगा कि दूसरे इमेज के अंदर में, हाँ यहां पर है, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये जो इस तरीके से सिलाई करते हो ना आप कभी कभी, तो सिलाई की तरीके से ये जो निशान पड़े हुए हैं, ये क्या है, ये सूचर्स हैं। और ऐसे बहुत तरीके के सूचर और ऑसिफिकेशन सेंटर्स आपको हेड पे और फेस पे, पूरे स्कल में देखने को मिल रहे होते हैं, है ना। दूसरा क्या है, ये बड़े बड़े 2 स्पेसेस हैं, जो गैप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक है आपका एंटीरियर फ्रंटनेल, दूसरा है आपका पोस्टीरियर फ्रंटनेल। और काफी सारे सूचर्स हैं, यहां पर कुछ ही सूचर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल कोरोनल, फ्रंटल, सजाइटल और लेम्बॉइड, ये कुछ आपके फ्रंटल तो आपका फ्रंटनेल है, जो जिसको हम एंटीरियर फ्रंटनेल बोल रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका कोरोनल सूचर है, सजाइटल सूचर है, लेम्बॉइड सूचर है, ये आपको यहां इमेज के अंदर में देखने को मिल रहा है। सो ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, सिंस डे 1 ऑफ योर लाइफ, ये प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। यूजुअली तीसरे चौथे मंथ से लेकर के 3rd 4th मंथ से लेकर के अराउंड 18th मंथ तक, या कि आप कह सकते हो बाय द सेकेंड ईयर आपके दोनों जो फ्रंटनेल्स हैं ये आपको क्लोज होते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसकी एक टेबल भी है जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, जिसको आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली कब कौन सा सूचर वहां पर फ्यूज हो रहा है, कब कौन सा सूचर वहां पर फ्यूज हो रहा है। तो कई तरीके के सूचर्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका सबसे पहले पोस्टीरियर फ्रंटनेल, शॉर्ट में लिखे चलेगा, पोस्टीरियर फ्रंटनेल आपका सबसे पहले फ्यूज हो रहा है। उसके बाद आपको पोस्टीरियो लेटरल फ्रंटनेल फ्यूज होते हुए देखने को मिलेगा। देन एंटीरियो लेटरल फ्रंटनेल आपको फ्यूज होते हुए देखने को मिलेगा। देन एंटीरियर फ्रंटनेल आपको फ्यूज होते हुए देखने को मिलेगा। देन आपके 3 इंपॉर्टेंट सूचर आ जाते हैं, जो कि जिसमें से 2 हैं आपका पहला कि मिटोपिक सूचर, मैंडिबुलर हाफ्स पहले, साथ ही साथ मिटोपिक सूचर, एंड देन जो 3 आपको यहां पर डायग्राम में देखने को मिले, जिसमें से एक है आपका सेजाइटल सूचर, देन आपका लेम्बॉइड, है ना, लेम्बॉइड से पहले कोरोनल हो जाता है, और देन आपका लेम्बॉइड या लेम्बॉइडल सूचर, ये क्लोज होता है। इसके बाद लास्ट सीरीज ऑफ सूचर जो हमारे होते हैं, जहां पर आपको
मेस्टॉइड देखने को मिलेगा, ऑसिपिटोमेस्टॉइड देखने को मिलेगा, स्फीनोटेम्पोरल सूचर देखने को मिलेगा, इनकी भी क्लोजिंग होती है ना। तो स्फीनोटेम्पोरल, स्फीनोपैराइटल, ऑसिपिटोमेस्टॉइड, ये सारे सूचर्स आपके एक एक करके क्लोज होते हैं। और एक बात आपको ध्यान देनी है कि जितना ज्यादा यंग इंडिविजुअल की आप बात कर रहे हो, जो टाइम गैप है ना वो काफी रेंज बाउंड है, काफी कम रेंज वहां पर आपको देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आप इन सूचर्स के फ्यूजन के बेसिस पे ये नहीं कह सकते हो कि एग्जैक्ट एज क्या होगी, है ना। हम हमेशा जो हमें नंबर्स मिल रहे हैं वो रेंज बाउंड है। अब ये रेंज जो यंग इंडिविजुअल में है, यंग इंडिविजुअल में जो रेंज है वो काफी कम है, यानी कि कुछ महीने का। अगर बच्चा जो है वो 3 साल से छोटा है, लेस देन 3 इयर्स का अगर बच्चा है, तो जो गैप है या रेंज है वो सिर्फ 3 से 4 मंथ का होगा। बट अगर वो बच्चा या फिर वो फाइनली बच्चा बचेगा ही नहीं, 15 ईयर के ऊपर की एज हो जाती है, तो ये जो गैप है ये आपको लगभग 8-10 महीने से 2 साल तक का भी गैप आपको, या मेनी ईयर्स का जो गैप है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ये रेंज भी बढ़ता रहता है और हमारी एक्यूरेसी भी धीमे धीमे कम होती जाती है। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि ये जो टेबल्स हैं, इन टेबल्स में काफी प्रॉब्लम है। ईपीजी एक इंपॉर्टेंट सोर्स, कई सारे लोग उसको रेफर कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसके अंदर में आप देखोगे एक पूरा क्लासिफिकेशन दिया गया और ज्यादातर जगहों पे वो क्लासिफिकेशन को, यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ क्लोजर ऑफ द सूचर है उसको फॉलो किया जा रहा होता है ना। अब ये सीक्वेंस जो है ये कई सोर्सेज में आप जाकर के इसको मैच करोगे तो उससे ओवरलैप नहीं करेगा, वहां पर आपको गलत दिखाई देगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे सोर्सेज, और ये सोर्सेज छोटे मोटे सोर्सेज नहीं है, वो स्कॉलर जिन्होंने एक्चुअली में रिसर्चेस की हैं, ईपीजी तो उसको कोट कर रहा है, एक्चुअल में जिन्होंने रिसर्चेस की है, कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि मिटोपिक सूचर को बता रहा है कि वो दूसरे साल तक खत्म हो जाएगा, दूसरे साल तक उसका फ्यूजर कंप्लीट हो जाएगा। बट बाकी सोर्सेस को आप जाकर के देखोगे या ईपीजी की बात करोगे तो वहां पर दूसरा टाइम फ्रेम दिया हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कई सारे स्कॉलर्स ने अपने अपने अलग अलग यहां पर जो रिसर्च की है ना, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया। फॉर एग्जाम्पल, टॉड ने एक दिया, इसके बाद क्रॉगमैन ने एक दिया। क्रॉगमैन ने 1962 में इसके ऊपर एक इलेबरेट कमेंट्री भी की थी, इंपॉर्टेंट स्कॉलर है यहाँ पर। तो सबके टेबल्स अलग हैं और ये डिफरेंस क्यों आ रहे हैं, वही इसके प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि जहां पर भी आप ये रिसर्चेस कर रहे हो उसमें जो सैंपल्स इन्वॉल्व हैं वो बहुत अलग अलग सैंपल्स हैं, है ना। तो सैंपल्स में क्या क्या अलग आता है, एक स्कॉलर ने एक टाइम में रिसर्च की, है ना, उस टाइम फ्रेम के बाद हो सकता है कई सारे मूल बदलाव आए हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हो एंथ्रोपोलॉजी में, तो हम कहते हैं कि सेकुलर ट्रेंड आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मेनार्क की जो एज है वो ग्रेजुअली कम होती जा रही है दुनिया भर की पॉपुलेशन में, खासकर अर्बन स्पेसेस में तो और तेजी से वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मेजर रीजन बताया गया कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो काफी बेहतर होता जा रहा है ना। लेकिन मेनोपॉज की जो एज है उसके अंदर में भी आपको एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, द सिजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो हमारा टाइम फ्रेम क्या है, हम पुराने समय के सैंपल्स को देख रहे हैं या फिर नए समय के सैंपल को देख रहे हैं। देन वहां पर जो रेस है ना, कौन सी रेस, कौन सी एथनिसिटी इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल, मैंने जो सैंपल के ऊपर रिसर्च किया है वो सिर्फ और सिर्फ कॉकोसॉइड्स की है, व्हाइट पीपल की है, या फिर हो सकता है कॉकोसॉइड्स एंड मोंगोलॉइड की हो, है ना। वो सारी रेसेस और सारे वेरिएशन को नहीं इंक्लूड कर रही होती है। प्लस एज का भी हो सकता है फैक्टर कि आप किस एज ग्रुप के ऊपर आपने यहाँ पर वर्क किया है। तो सैंपल का जो नेचर है काफी वेरिंग है और उसके बेसिस पे भी डिफरेंट रिजल्ट आ रहे होते हैं। दैट इज वाई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम आपको 2 स्केल्स में, चाहे वो टॉड की हो चाहे क्रॉगमैन की हो, ना देखने को मिले। कई बार जब आप एक रिसर्च मोड में जाकर के एस्पिरेंट की जगह रिसर्च मोड में चले जाते हो और 2-4 सोर्सेज को पढ़ रहे होते हो तो आपको कंफ्यूजन आता है कि अरे क्लास में तो ये लिखवाया गया, ईपीजी पे तो ये लिखा हुआ है और इसके नोट में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो अलग अलग क्यों है? तो अलग अलग होने की यही वजह है और आपको इससे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। आप इनमें से किसी भी पैराडाइम को, किसी भी जो डाटा है उसको एफिशिएंटली यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्यूचर जो फ्यूजन ऑफ द सूचर्स है या क्लोजिंग ऑफ द फ्रंटनेल्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये एक तरीका होता है ना। इसकी अप्रोक्सीमेट एज को कैलकुलेट किया जाता है और जब भी आपको कोई स्केलेटन रिमेन मिलता है उसमें से आपको अगर स्कल मिल गया तो आपने देखा कि कितने सूचर्स फ्यूज हो गए। फॉर एग्जांपल, अगर वहां पर एंटीरियर फ्रंटनेल का फ्यूजन नहीं हुआ है, एंटीरियर फ्रंटनेल का फ्यूजन नहीं हुआ है, तो आप क्या एस्टिमेट लगा सकते हो कि ये जो है एक बच्चे का स्कल का पार्ट है, पूरी बॉडी तो मिली नहीं, सिर्फ स्कल मिला, तो एक बच्चे का स्कल का पार्ट है और ये अभी 2 साल की भी इसकी उम्र नहीं हुई थी। इट इज लेस देन 2 ईयर्स अगर एंटीरियर फ्रंटनेल का वहां पर फ्यूजन नहीं हुआ है। सिमिलरली, जब आप पैराइटोमेस्टॉइड की बात कर रहे हो, स्फीनोटेम्पोरल की बात कर रहे हो, है ना, या किसी और लेटर
जो टाइम पीरियड में फ्यूज होते हैं, इन सूचर की बात कर रहे हो, अगर इनका फ्यूजन हो चुका है पूरी तरीके से, तो आप आसानी से कह सकते हो कि 35 ईयर्स की बाद की एज का है। तो सूचर की क्लोजिंग के बेसिस पे भी हम यहां पर एज एस्टिमेशन कर ले रहे हैं, बट रेंज बाउंड है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, खासकर 15 साल के ऊपर, ये रेंज काफी ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रही होती है ना। तो इट इज नॉट एक गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता है सूचर्स का फ्यूजन। गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, जिसको सबसे अधिक यूज किया जाता है, पहले भी अभी भी जिसको यूज किया जाता है, वो है एपीफाइसिस का फ्यूजन। एपीफाइसिस क्या होता है? जब आप लॉन्ग बोन्स को उठा करके देखोगे, है ना, बोन्स कितने टाइप की होती है, आई होप ये बेसिक आपको क्लियर होंगे। बोन्स यूजुअली 4 तरीके की होती है, कई जगहों पर 6 तरीके के क्लासिफिकेशन भी आपको दिखाया गया होता है ना। फॉर एग्जाम्पल सीजमॉइड बोन, सीजमॉइड टाइप की जो बोन होती है। देन आपका न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है, सीजमॉइड बोन्स हो गई, न्यूमेटिक हो गई। देन आपकी फ्लैट बोन्स हैं, देन आपकी शॉर्ट बोन्स हैं, एंड फाइनली आपकी लॉन्ग बोन्स भी आपको देखने को मिल रही होती है। तो अलग अलग तरीके की जो आपको बोन्स है, शॉर्ट बोन्स हो गई, लॉन्ग बोन्स हो गई, फ्लैट बोन्स हो गई, न्यूमेटिक बोन्स हो गई। एक और इंपॉर्टेंट टाइप है इर्रेगुलर। तो यूजुअली आप ज्यादातर सोर्सेस को देखोगे तो ये 4 ही आपको देखने को मिलेगी। ये जो टाइपिफिकेशन है किस बेसिस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड अपीयरेंस, किस तरीके की दिखती है ना, किस तरीके की दिखती हैं। तो इरेगुलर मतलब जिसका स्ट्रक्चर इरेगुलर, उसको आप इरेगुलर कहते हो, है ना। फॉर एग्जांपल जो आपकी हिप बोन है, इसको आप देखोगे, या फिर जो आपके वर्टिब्रेज है, वर्टिब्रा है, इसको आप देखोगे, यहां पर भी आपको इरेगुलर शेप देखने को मिलेगा। लॉन्ग की अगर आप बात करोगे तो फीमर है ना, ह्यूमरस एंड लॉट ऑफ अदर बोन्स, कई तरीके की आपको बोन्स देखने को मिलेगी। शॉर्ट की बोन्स की बात करोगे तो कार्पल्स वगैरह काफी छोटी बोन्स है ना, ये आपकी छोटी बोन्स के अंदर में आता है। फ्लैट बोन की अगर आप यहां पर बात करोगे तो आपका स्कैपुला यहां पर आ जाता है, जो आपकी शोल्डर ब्लेड वाली शोल्डर बोन जो आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्टर्नम की भी आप यहां पर इंक्लूजन कर सकते हो। न्यूमेटिक, जहां पर आपको एयर स्पेसेस प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं, उनको आप न्यूमेटिक के टर्म्स में जोड़ते हो। सीजमॉइड, जो हमने अभी एक हायोइड बोन देखी थी ना क्रेनियल बोन में, 1 ऑफ दी 8 बोन्स हायोइड बोन थी, है ना। प्लस आपकी जो आप घुटने वाला रीजन देखते हो अपना, पटेला जो है ना, ये भी आपकी क्या है, एक सीजमॉइड बोन है। तो ये सारा की जितनी अलग अलग तरीके की बोन्स हैं, इनको हम यहां पर अलग अलग टाइप्स में पढ़ते हैं। अब इसमें से हमारी एक जो ये लॉन्ग बोन्स है, जो लॉन्ग बोन्स है आपकी, चाहे ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, है ना, आपकी जो फीमर की बोन हो गई, इसको जब आप उठा करके देखते हो, इनके अंदर में इनके स्ट्रक्चर को जब आप स्टडी करोगे तो आपको एक बीच की रीजन देखने को मिलेगा, जिसको बॉडी आप कहते हो या फिर शाफ्ट कहते हो। और जो इसके टर्मिनल होते हैं, इनको आप क्या कहते हो? एपीफाइसिस कहते हो, एपीफाइसिस कहते हो, ठीक है। तो ये एक मैंने स्ट्रक्चर, एक तो ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, यहां पर एक जनरल स्ट्रक्चर आपके लिए डाल दिया, जिसको आप यूजुअली जिससे रिलेट करते हो, है ना। तो ये बोन आप इस तरीके से फॉर एग्जांपल देख रहे हो, ये यहां पर एक बोन आपको देखने को मिल रही है। सो ये जो बीच का रीजन आपको देखने को मिल रहा है, इलोंगेटेड रीजन जो है, ये क्या है? इसको आप बॉडी या फिर शाफ्ट कहते हो। टेक्निकल टर्म्स की अगर आप बात करो तो टेक्निकल टर्म्स में हम इसको डायाफाइसिस कहते हैं, डायाफाइसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंत में ईदर एंड, जो दोनों एंड है, टर्मिनल जो होता है, यहां पर एक एनलार्ज्ड आपको जगह देखने को, एनलार्ज्ड वाइड जो एरिया देखने को मिल रहा है, प्रोजेक्शन जो देखने को मिल रहा है, इसको आप क्या कहते हो? एपीफाइसिस कहते हो। क्या कहते हो आप? एपीफाइसिस कहते हो। आप डिवाइड भी कर सकते हो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। एक प्रॉक्सिमल आपका एपीफाइसिस है और दूसरी तरफ आपका डिस्टल, बोन के दो तरफ में, एक प्रॉक्सिमल जो नियर द बॉडी और दूसरी डिस्टल जो दूर है थोड़ा, ठीक है। सिमिलरली ये जो एपीफाइसिस है और ये जो डायाफाइसिस है, इसके बीच का एक रीजन होता है जिसको आप मेटाफाइसिस कहते हो, जो यहां पर आपको दिखाई दे रही है ना। इंपॉर्टेंस क्या है? आप देखोगे कि जो यंग इंडिविजुअल्स है, वहां पर एपीफाइसिस जो होता है उसका यूनियन नहीं हुआ है बॉडी के साथ, है ना, यानी कि अलग आपको देखने को मिल रही होगी, आपको अलग देखने को मिल रही होगी, ठीक है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल आप देखोगे, ये एक चाइल्ड का बोन है, यहां पर आपको ये मेटाफाइसिस देखने को मिल रहा है और बीच में ये एपीफाइसियल प्लेट देखने को मिली है, जो कार्टिलेजिनस एक प्लेट होती है। और ये एक स्पेस प्रेजेंट होता है, इनका यूनिफिकेशन नहीं हुआ है, दोनों आपस में जुड़े नहीं है। जो एपीफाइसिस है उसका एक मिलाप नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज बच्चे या फिर चाइल्ड की बोन के अंदर में अभी ग्रोथ होनी बाकी है, उसकी इंक्रीमेंट होनी बाकी है। तो वो ग्रोथ और इंक्रीमेंट कहां पर होगी? इस जो ये आपको मेटाफाइसिस वाली प्लेट देखने को मिल रही है, यहां पर वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये जो मेटाफाइसिस का रीजन है, वहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। एपीफाइसियल प्लेट या फिर मेटाफाइसिस का जो रीजन है, वहां पर वो ग्रोथ होगी। एंड धीमे धीमे जो एपीफाइसियल प्लेट है, ये जब ग्रोथ होने लगेगी तो ये गायब हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, है ना, इट विल बी लॉस्ट, ठीक है।
जो कार्टिलेजस मास आपको देखने को मिल रहा है ये वहां से चला जाएगा, और जो रीजंस है दोनों अपने आप में, एपिफाइसिस जो है उसका फ्यूजन आपको डायफाइसिस से देखने को मिलेगा एडल्ट्स के बीच में, क्योंकि ग्रोथ हो चुकी है अब उसकी जरूरत आपको नहीं है, स्पेस की जरूरत नहीं है। स्पेस प्रेजेंट होता है किस लिए, ताकि वहां पर ग्रोथ हो तो वो एरिया क्या हो सके, ग्रो कर सके, है ना, वहां पर ऑसिफिकेशन, बोन फॉर्मेशन आपका हो सके। सो अब वो चीज चली गई। अब इसके बेसिस पे, टाइम फ्रेम ऑफ द फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एज का एस्टिमेशन कर सकते हैं। बट यहां पर भी प्रॉब्लम है, अलग अलग जो डाटाज हैं उन्होंने डिफरेंस को दिखाया हुआ है, और जेंडर बेस्ड डिफरेंशिएशन भी यहां पर है, मेल फीमेल के बेसिस में भी ये आपको रेट जो है थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ हमने एपिफाइजियल फ्यूजन का यहां पर नाम लिखा है, कब वो होते हैं, किस टाइम पीरियड में होते हैं, उसके बेसिस पे आप एज एस्टिमेशन कर सकते हो। हमने लॉन्ग बोन्स का आपसे जिक्र किया, तो ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन है आपकी। अब ह्यूमरस का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो एक आपको रीजन देखने को मिल रहा है ये वाला, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हो, ठीक है। ये दूसरा जो आपको रीजन देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है। तो हेड ऑफ द ह्यूमरस और ग्रेटर ट्यूबरकल का जो फ्यूजन होता है ये लगभग 5 साल की उम्र में आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली ह्यूमरस का जो हेड है वो शाफ्ट के साथ कब फ्यूज करता है, 17 से 18 साल में। सिमिलरली रेडियस आपकी एक लॉन्ग बोन है, रेडियस का भी हमने जिक्र किया था, रेडियस में थोड़ा सा पहले ही हो जाता है फ्यूजन ऑफ दी हेड विद द शाफ्ट, अराउंड 15 ईयर्स, 14-15 के आसपास होता है। रेंज बाउंड है, क्या कहा था एग्जैक्ट आपको कभी भी नहीं पता चलता है। देन जो फीमर है आपकी, लॉन्गेस्ट बोन जो है, लॉन्गेस्ट बोन आपकी बॉडी में है, इसका जो फ्यूजन है हेड का शाफ्ट के साथ वो 15.5 से 17.5। यहां पर हमने सिर्फ 3-4 का जिक्र किया है, ऐसे डजन्स के नंबर में आपको देखने को मिलता है, जिसके फ्यूजन के बेसिस पे हम एज का एस्टिमेशन, हम यानी कि जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, वो यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं। यहां पर आप देख रहे हो एक डायग्राम मैंने ये भी लगाया है, एपिफाइसिस का जो यूनियन है ना, इसका भी प्रोसेस आपको दिखाइए। बर्थ के समय में आप देखोगे यहां पर ये प्रॉक्सिमल जो एपिफाइसिस है ये अलग आपको देखने को मिल रहा है डायफाइसिस से। ग्रेजुअली जब 5 ईयर में हम पहुंचे तो थोड़ी सी आपको यहां पर ग्रोथ देखने को मिली, है ना। जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वो फ्यूज कर गया हेड के साथ, कब, 2 से 4 साल की उम्र में लगभग, जिसको हमने 5 ईयर यहां पर बोला है, क्योंकि अलग अलग एस्टिमेट अलग अलग नंबर्स को दिखाते हैं, बट यूजुअली 4-5 ईयर्स का, 2 साल के आसपास शुरुआत होती है, 5 साल तक वो हमेशा फ्यूज हो ही जाता है, किसी में 4, 4.5 डिफरेंस होता है। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। 10 ईयर के अंदर में ये कंडीशन आपको देखने को मिली है। 15 तक जब इंसान आता है तो मोस्टली यहां पर देखिए आप, स्पेस बहुत कम हो गई, फ्यूजन हो चुका है, क्योंकि बोन क्या हो रहा है, धीमे धीमे उसका एनलार्जमेंट हो रहा है, ऑसिफिकेशन वहां पर हो रहा है ना, फॉर्मेशन हो रहा है। एंड देन 16 प्लस या फिर आप एडल्टहुड की एज, जब आप एडोलसेंस जो 19 के आसपास आपकी खत्म हो रही है और एडल्टहुड का जो पीरियड स्टार्ट हो रहा है 20-21 के आसपास से, वहां पर ये टोटली फ्यूज, जो हेड है आपका पूरी तरीके से शाफ्ट के साथ फ्यूज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और फीमेल्स में कंपैरेटिवली ये जो स्केलेटन मैच्योरिटी है, क्रॉगमैन ने भी कहा हुआ है, टॉड ने भी कहा हुआ है कि यूजुअली आपको थोड़ा अर्ली देखने को मिलती है, 1 से 2 साल पहले फीमेल्स में हो जाता है एज कंपेयर टू मेल्स। तो आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो, टॉड का, क्रॉगमैन का, दोनों ने कहा हुआ है। टॉड एग्जैक्टली बता रहे हैं कि 2 साल पहले फ्यूजन होता है फीमेल्स के बीच में एज कंपेयर टू मेल्स, जबकि जो क्रॉगमैन साहब हैं वो थोड़ा डिटेल में कहते हैं कि शुरुआत के ईयर्स में, चाइल्डहुड के पीरियड में गैप कितने साल का है, 2 साल का है, देन अगेन 1 साल का है, देन जो बीच का पीरियड होता है प्यूबर्टी के आसपास का, वहां पर ये गैप 2 साल का हो जाता है। एंड देन फर्दर जो लेटर लाइफ की स्टेज है, एडल्टहुड की तरफ जो जा रही है, पोस्ट एडोलसेंस की जो एज है, वहां पर वापस से 1 साल का आपको देखने को मिल रहा होता है। तो ओवरऑल आप कहते हो कि लगभग 1.5 से 2 साल का मैच्योरेशन, स्केलेटन मैच्योरेशन के बीच में मेल फीमेल एक डिफरेंस दिखा रहे होते हैं, है ना, दोनों के बीच में सेम पैटर्न नहीं चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑसिफिकेशन सेंटर्स का फॉर्मेशन, आप ऑसिफिकेशन क्या है, बोन के फॉर्मेशन की एक प्रोसेस है। तो जब ये बोन फॉर्म्स हो रही है तो एक जो आपको ऑसिफिकेशन सेंटर्स है अलग अलग रीजन में, अलग अलग बोन्स पे, वो आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। इन ऑसिफिकेशन सेंटर्स के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, एज एस्टिमेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हेड ऑफ रेडियस है, ट्रेपीजियम, ट्रेपॉइड या स्केपॉइड बोन्स है, ये आपको कब देखने को मिल रहा है कि इनका यूनियन कब हो रहा है, कब इनका अपीयरेंस हो रहा है यहाँ पर ऑसिफिकेशन सेंटर्स का, लगभग 5 साल की उम्र में। देन अगर आप लोअर एंड ऑफ अल्ना की बात करते हो, अल्ना को शायद हमने यहां पर दिखाया भी है, ये आप देख रहे हो, ये आपकी अल्ना वाली जो बोन है, इस अल्ना के रीजन में आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। ये जो अल्ना का हमने यहां पर इमेज आपको डाल के दिखाया हुआ है, शायद हाँ यहां पर आपको ज्यादा क्लियरली देखने को मिलेगा। इधर आपका एक अल्ना है, देन ये आपका रेडियस है, अपर वाला जिसको पहले हमने डिस्कस किया था वो आपका ह्यूमरस है, एंड देन जो शॉर्ट बोन्स हमने बताई थी वो भी यहां पर मौजूद है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, जो छोटी बोन्स हैं ये भी आपको यहां पर प्रेजेंट देखने को मिल रही है, मेटाकार्पल्स खासकर, है ना। तो ये भी इस रीजन में आपको देखने को मिल रही है। नाउ कमिंग टू
अल्ना, अल्ना का जो लोअर एंड है वहां पर ऑसिफिकेशन सेंटर लगभग 6 साल की उम्र में फॉर्म होते हुए आपको देखने को मिलेगा। नाउ अल्ना के ही रीजन के आसपास में जो हैंड का आपका स्ट्रक्चर रीजन है, यहां पर आपको एक प्रोसेस देखने को मिलती है जिसको आप ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस बोलते हो, है ना। डायग्राम में यहां पर दिखाया, जब आप इसको इस तरीके करके देखोगे तो ये जो हिस्सा है यहां पर आपको ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस जो है वो फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगी। तो इसका जो यहां पर जो ऑसिफिकेशन सेंटर फॉर्म हो रहा है वो कब हो रहा है, लगभग 6 से 7 साल की 9 साल की उम्र में। ऑलराइट, नाउ इशियल ट्यूबरोसिटी एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है ना। इशियल ट्यूबरोसिटी में आप देखोगे ऑसिफिकेशन किस एज में हो रहा है, लगभग 16 साल की। इशियल ट्यूबरोसिटी होती क्या है, आपकी जो सिट बोन है, सिट मतलब बैठने के लिए जिसको आप यूज करते हो, है ना। आपकी जो पेल्विस का एक पार्ट आपको देखने को मिलता है, आपको इलियम देखने को मिल रहा है, इशियम देखने को मिल रहा है, प्यूबिस देखने को मिल रही है। तो उसमें से जो ये इशियम है ना, यहां पर हमने इसको दिखाया हुआ है। इशियम में आपको एक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा होता है जिसको आप क्या कहते हो, इशियल प्रोमिनेंस है एक, जिसको आप क्या कहते हो, इशियल ट्यूबरोसिटी कहते हो। इसी चीज को हमने यहां पर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है, इस वाले सेक्शन को यहां पर बड़ा करके दिखाया हुआ है। ये आप देख रहे हो आपकी इशियम की बोन है और इस जगह पर एक आपको ये प्यूबिस है, ये इशियम है। इशियम के रीजन में इस जगह पर आपको एक प्रोमिनेंस जो कि मैंने वहां पर भी दिखाई, ये देखने को मिल रहा है जिसको इशियल ट्यूबरोसिटी कहते हो। इशियल ट्यूबरोसिटी के अंदर में जो ऑसिफिकेशन है वो लगभग 16 साल की उम्र में मिलेगा। सिमिलरली जो आपकी इनर एंड ऑफ द क्लेविकल है, क्लेविकल क्या होता है, क्लेविकल आपकी कॉलर बोन होती है ना। क्लेविकल आपकी कॉलर बोन होती है, कई बार इसको आप ब्यूटी बोन भी कहते हो, है ना, क्योंकि माना जाता है कि जो थोड़े से ठीक ठाक शेप में है, ज्यादा ओवरवेट इंडिविजुअल्स नहीं, उनकी क्लेविकल दिख रही होती है। अदरवाइज फैट आने लगता है तो क्लेविकल छुप जाती है ना। तो ब्यूटी बोन कहा जाता है क्योंकि दिख रही है, मतलब आप ठीक बॉडी शेप के अंदर में हो। बट इट इज नॉट अ रिजिड क्राइटेरिया और अ साइंटिफिक क्राइटेरिया, ये सब सोसाइटी और कल्चर का परसेप्शन होता है टुवर्ड्स बॉडी, है ना, नॉट एनी रिजिड क्राइटेरिया। सो ये आप देख रहे हो कि ये आपका यहाँ पर हमने दिखाया, फ्रंटल व्यू आपको दिखाया, ठीक है। ये ग्रीन में जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपकी कॉलर की बोन आपको देखने को मिली। अब इस कॉलर की बोन जिसको आप क्लेविकल कहते हो, इसमें अलग अलग एंड आपको देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पर एक मीडियल एंड देखने को मिल रहा है ना, स्टर्नल एंड जो है, और यहाँ पर आपको लेटरल जो स्टर्नल एंड है वो देखने को मिल रहा है। एंड देन आपको 2 और एंड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो मीडियल स्टर्नल एंड है, इसी को आप क्या कहते हो, आप इनर एंड ऑफ क्लेविकल भी कहते हो। और यहां पर ऑसिफिकेशन जो है लगभग 18 से 19 साल की उम्र में होता है। तो अगर वहां पर ऑसिफिकेशन हो चुका है, बोन जो आपको मिली है, क्लेविकल अगर आपको मिली, ऑसिफिकेशन हो चुका है, तो आप इजीली कह रहे हो, ऑसिफिकेशन सेंटर बेसिकली अगर फॉर्म हो चुके हैं, तो आप इजीली कह सकते हो कि ये जो उम्र रही होगी, ये बिल्कुल भी किसी भी हालत में इट इज नॉट लेस देन 16 ईयर्स एंड इट इज नॉट मोर देन 20 ईयर्स। यूजुअली अ शॉर्टर रेंज ऑफ 18-19 इज मोर प्रिसाइसली यूज्ड, ठीक है। पर 18-19 तो भले कंफर्म ना हो, हम इतना हमेशा कह सकते हैं कि वो 15 से बीच में, 15 से कम किसी भी दुनिया की सिनेरियो में नहीं है, 20 से ऊपर दुनिया की किसी भी सिनेरियो में आपको नहीं देखने को मिल रहा होता। सो दिस इज अ वे टू लुक आउट एट इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो कुछ लॉन्ग बोन में एपिफाइसेस फॉर्म होने का जो टाइम पीरियड है, इसको हमने यहां पर भी लिखा हुआ है ना। और ये हमने क्यों रखा है, क्योंकि आप कहोगे सर अभी पहले भी तो डिस्कस किया एपिफाइसल फ्यूजन। ये एपिफाइसल फ्यूजन आपके गवर्नमेंट के सोर्स के अंदर में दिखा हुआ है ना। गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं उसके अंदर में आपको ये देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, और ये उस स्कॉलर का है जिसने कि काम किया हुआ है एक्चुअली में। सो डिफरेंट स्कॉलर्स हैव प्रेजेंटेड डिफरेंट स्केल, और उनके स्केल्स के साथ हमने यहां पर लिया। फॉर एग्जांपल, फ्लेकर ने 1942 में एक एपिफाइसेस के फ्यूजन का टाइम पीरियड बताया। उसके बाद 1989 में यूबलेकर ने अलॉन्ग विद अ को स्कॉलर, ही हैज आल्सो वर्कड अपॉन इट। देन शुआर ने, लगभग शुआर और ब्लैक दोनों ने मिलकर 2000 के आसपास एक क्लासिफिकेशन दिया, एक स्कीम बताई। एंड देन यहाँ पे मैकर्न एंड स्टीवर्ट ने 1957 का एक अपना स्कीम या अपनी स्केल बताई थी। और आप देखोगे कि इनके अंदर में, सबके अंदर में आपको वेरिएशन थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल एंड, हमने 2 एंड दिखाए थे ना ह्यूमरस के, ये देखिए कहाँ गया, ह्यूमरस का ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल एंड है। तो प्रॉक्सिमल एंड जो ह्यूमरस का है, एज पर दी फ्लेकर्स स्केल, वो फ्यूज हो जाता है लगभग मेल में 19 में, फीमेल में 22 में। जबकि आप मैकर्न की स्केल को देखोगे तो बता रहा है कि फीमेल आपका मेल के अंदर में वो 24 साल की उम्र में हो रहा है, यानी कि 5 साल का डिफरेंस, छोटा मोटा नहीं, 5 साल का डिफरेंस आ गया। बाकी सब में यूजुअली लगभग सेम है, बट मैकर्न की स्केल में थोड़ा ज्यादा है। कुछ और स्कॉलर्स की स्केल को भी आप लोगे तो थोड़ा सा ज्यादा है। तो इन सब में जो एवरेज निकल करके आ रहा है, उसको हम एक तरीके से लैंडमार्क मानते हैं। अगर आपको एग्जामिनेशन में इसको यूज करना है, सबसे पहला तो सवाल उठता है कि सर एग्जामिनेशन में क्या यूज करना है। जी हाँ, एक क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन करेंगे, 2023 में वो पीवाईक्यू में पूछा भी गया है, और वहां पर आपको डिस्कशन करना होता है। लेकिन आपको जरूरी नहीं कि आप पूरी टेबल बनाओ, आप कुछ 2-4 बोन के एपिफाइसेस के यूनियन के फ्यूजन के टाइम पीरियड को बता सकते हो, कुछ 2-4 के यहाँ पर आप जो सूचर्स है उसके फ्यूजन की टाइम पीरियड को बता सकते हो, एंड दैट इज ऑल फॉर यू, है ना। आपको पूरी टेबल नहीं याद करनी, अलग अलग सिस्टम नहीं करना है। मैं डिटेल में सिर्फ इसको एनालाइज कर रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन कि ये सिस्टम में
अलग अलग नंबर्स क्यों हैं, कहीं पे 12 साल लिखा है, कहीं पे 14 साल लिखा है, ये कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाए और बेसिक्स आपको समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ डाटा तक करके दे दिया जाता है और बच्चे रट्टाफिकेशन करके चले जाते हैं। वहां पर कभी एक इलेबरेट फ्रॉम द वेरी बेसिक, यहां पर हमने जो शुरुआत की वो बोन से की है, ऑस्टियोलॉजी से की है, स्केलेटन क्या होता है, कितनी बोन्स होती है, किस टाइप की बोन्स होती है, हर चीज को किया है, जो कि यूजुअली हो सकता है कि आपके साथ डील नहीं किया जा रहा हो। हम तो क्लासेस में करते हैं यूजुअली, बट हो सकता है आपके साथ डिस्कस नहीं किया जा रहा, क्योंकि काफी बेसिक चीज है जो बचपन में लोग पढ़ते हैं। हो सकता है आप जहां पे पढ़ रहे हो उसको कह दिया जाएगा कि अरे ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये तो सबको पता ही होगी, और सीधे आपको इस टेबल के ऊपर ले आ जाए, है ना। बट बिफोर कमिंग टू दिस यू नीड टू नो दी बेसिक्स, यू नीड टू नो दी बेसिक्स ऑल्सो। ऑलराइट, सो अलग अलग सिस्टम है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, आप क्या करोगे, आप कोड कर सकते हो कि टॉड का सिस्टम है तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू टॉड द फ्यूजन ऑफ एपिफाइसेस अकर एट फॉलोइंग इट, या फिर अकॉर्डिंग टू फ्लेकर द फ्यूजन ऑफ एपिफाइसेस अकर एट फॉलोइंग इट, है ना। तो आप वहां पर मेंशन कर दोगे तो आपके क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, जो टीथ का इरप्शन पैटर्न है दैट इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ एज। अलग अलग समय पे हमारे अलग अलग दांत निकलते हैं। आपको पता है कि हम क्या है, डिफियोडोंट है या फिर डाइफियोडोंट जिसको कहा जाता है ना। हमारे बीच में आपको इंसानों के बीच में क्या देखने को मिल रहा है कि दो सेट ऑफ टीथ होते हैं, एक प्राइमरी होता है जिसको मिल्क टीथ या डिसीडियस टीथ भी आप कहते हो, और बाद में वो ग्रेजुअली हट जाते हैं, उसकी जगह पर क्या आते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं, है ना। तो इनका जो इरप्शन होता है, ऐसा नहीं कि अचानक से एक ही दिन में सारे मिल्क टीथ आए और फिर वो गायब हो गए और फिर परमानेंट आए। उनके इरप्शन का एक पैटर्न है और उस पैटर्न के बेसिस पे भी एज एस्टिमेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो डिसीडियस टीथ है, यहां पर पहले हम परमानेंट या फिर जिसको आप सिंपल भाषा में मिल्क टीथ कहते हो, उसके अगर इरप्शन की बात करें तो डिवाइड किया जा सकता है इनटू मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। मैक्सिलरी मतलब अपर जॉ में जो आपको टीथ देखने को मिल रहे हैं ऊपर की तरफ, एंड मैंडिबुलर यानी कि नीचे के जो टीथ है, ठीक है। तो मैक्सिलरी जो इंसाइजर है, इंसाइजर क्या, आपको टीथ क्या क्या देखने को मिलते हैं, 4 तरीके की टीथ है हमारे में, है ना। सबसे पहले जो सामने की तरफ होते हैं वो क्या है, इंसाइजर्स है, जिसको आप सामने इसलिए क्या कहते हो, सेंट्रल इंसाइजर्स कहते हो। उनके बगल में 2 और इंसाइजर्स है जिसको आप क्या कहते हो, लेटरल इंसाइजर्स कहते हो, क्योंकि वो साइड साइड में लेटरली प्लेस्ड है। देन आपको एक जो नुकीला दांत देखने को मिलता है वो क्या है, आपका कैनाइंस है, एंड इस कैनाइंस के बाद आपको प्री मोलर्स एंड मोलर्स देखने को मिलता है। तो जो सबसे पहला इंसाइजर है मैक्सिलरी ऊपर वाले में, उसकी जो इरप्शन की डेट है वो लगभग 7.5 महीना है, एंड जो इंसाइजर 2 है वो लगभग 9वें महीने के आसपास आपको आते हुए देखने को मिलता है। अब ये जो रूट कंप्लीशन है उसकी भी एज अलग अलग तरीके से दी है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इरप्शन का टाइम पीरियड क्या है। इरप्शन आप याद कर लो 2-4 का, दैट इज इनफ, है ना। अब यहां पर परमानेंट, ये था पिछला वाले टेबल में क्या लिखा हुआ था, पिछले वाले में डिसीडियस मिल्क टीथ थे, यहां पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ के अंदर में जो इंसाइजर्स है, परमानेंट इंसाइजर कब आ रहे हैं, आपका पहला 7 से 8 की एज में, और इंसाइजर 2 जो आपका है वो 8 से 9 की एज में आ रहा है। हम अपर हाफ की बात कर रहे हैं, यहां पर भी मैक्सिलर और मैंडिबुलर वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। एंड यहां पर ये कोई गवर्नमेंट सोर्स या रैंडम साइट पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन नहीं है, काफी ज्यादा रिसर्च के लिए आप करके आपके लिए इलेबरेट सोर्सेज से हमने इस चीज को लाया हुआ है ना। जो इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक साइंसेस की किताबें हैं जो यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाई जाती है, उनको हमने एनालाइज किया ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। तो यहां पर ये जो सिस्टम है, इनके जो ऑथर है मेंसन हिंग, इनकी रेडियोलॉजी की जो किताब है 2nd एडिशन की, उसके अंतर्गत में ये सिस्टम पब्लिश हुआ था, जिसको टॉड ने भी रेफर किया हुआ है। एंड जो कैपलिंग की जो फॉरेंसिक साइंस की किताब है, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के अंदर में, उन्होंने भी इस चीज को अपनी किताब के अंदर में कोट किया हुआ है। तो आप इसमें से किसी भी 3 तरीके के सेट को याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, डिसीडियस में से आप कोई 2 याद कर लीजिए, इंसाइजर से याद कर लीजिए, प्रीमोलर से याद कर लीजिए, या फिर कैनाइन से याद कर लीजिए और मोलर से याद कर लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप करते हो। जैसे कि आपको पता है कि 3rd मोलर जो आपका है, जिसको आप विजडम टूथ भी कहते हो, वो आपका कब आता है, 19 साल से पहले नहीं आता, आफ्टर 19 ईयर्स आपको देखने को मिलेगा, 19 ईयर्स आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये लगभग 17 से 21 साल की उम्र के आसपास में इसका इरप्शन शुरू होता है। कंप्लीशन की बात नहीं है, कंप्लीशन तो 25-26 तक चलता है। देन जो इरप्शन है, इसकी एवरेज एज को हम मानते हैं लगभग 19 ईयर। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके बाद, ये जब एक बार विजडम टूथ आ गया, 3rd मोलर आपका आ गया, इसके बाद एस्टिमेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बाद तो कोई नया टीथ आने नहीं वाला है, वो तो लेटेस्ट है। तो आप लगभग 19-20 या मैक्सिमम 25 तक तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो, एस्टिमेशन कर सकते हो, बट उसके बाद सिर्फ आप डिटोरिएटरी चेंजेस के बेसिस पे कुछ हिंट पा सकते हो, बाकी इससे ज्यादा आपको डेंटिशन हेल्प नहीं कर रहा होता है। नाउ दीज आर दी जनरल वेज। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 और भी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे एस्टिमेशन किया जाता है, कम ही मेंशन्ड होती हैं आपके सेक्शन में, नोट्स के अंदर में, और वो क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो आपको अपीयरेंस है, और साथ ही साथ जो आर्थराइटिक चेंजेस आते हैं इसका। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, आपको पता होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस को जब आप प्यूबिक
बोन्स को देखते हो, है ना, दोनों प्यूबिक बोन जहां पे आपकी मीट कर रही है, जो एक जॉइंट वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हो। आई थिंक कोई इमेज हमने यहां पर ऐड किया या नहीं किए, बट अगर आप इमेज को देखोगे, है ना, एक बार हम चलिए आपको दिखाई देते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस का रीजन जो है। लेट अस ओपन इट। प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये एक जॉइंट आपको देखने को मिल रही है जो कि सैंडविच्ड है दोनों प्यूबिक जो आपकी बोन है उनके बीच में, है ना। तो ये आप देख रहे हो डायग्राम, ये आपकी एक इधर बोन आपको देखने को मिल रही है, दूसरी आपको यहां पर देखने को मिल रही है, उसके बीच में ये प्यूबिक सिम्फाइसिस आपका लोकेटेड है। आप कहिए तो इसको हम यहां पर सेव करके, नो इट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेवेबल फॉर्मेट, तो इसको अभी हम नहीं डाल सकते हैं, यहां पर शायद काम बन जाए। ये इमेज शायद हमारी यूज हो सकती है, पीएनजी फॉर्मेट में एप्लीकेबल है, पर चलिए आपको वैसे भी आइडिया तो हो ही गया होगा, है ना, आइडिया आपको वैसे भी हो ही गया होगा। तो हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, अटैच करेंगे तो थोड़ा सा समझ आएगा उसमें। सो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इसको भी जब आप स्टडी करोगे तो इसकी जो अपीयरेंस है, इसके जो सरफेस की अपीयरेंस है, वो वहां पर एज के साथ वहां पर बदलती है। क्यों? क्योंकि वियर एंड टियर हो रहा है। आपकी प्यूबिक जो बोन है, प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो रीजन है, जो जॉइंट है, उसका वियर एंड टियर हो रहा है। जैसे आपके घुटनों के अंदर में होता है ना, एज के साथ वहां पर पेन जो है, नी के अंदर में जो पेन है वो बढ़ने लगता है। तो यहां पर जो फेजेस है उनको कई सारे स्कॉलर्स ने पढ़ा है और इन फेजेस को 6 हिस्सों में बांट दिया, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 6। और यहां पर बताया कि किस तरीके का आपको ये जो फेस है, फेस ऑफ द सिम्फाइसिल, ये आपको किस तरीके का देखने को मिलता है। तो यहां पर बिलोइंग हिस्सा आपको देखने को मिलता है, प्लेन है, रिजी है, वेवी टाइप आपको देखने को मिल रहा है, ज्यादा वियर एंड टियर नहीं हुआ है। ग्रेजुअली जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ साथ यहां पर डिटोरिएशन भी आता जाता है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस को भी यूज किया था, बट ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, बहुत लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। एपिफाइसिस इससे काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। दूसरी दिक्कत क्या है कि फीमेल्स के बीच में आप देख रहे हो कि पार्चुरेशन हो रहा है, बर्थ हो रहा है, और बर्थ के कारण भी जो ये रीजन है ना, उसके अंदर में कई प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, बर्थ रिलेटेड चेंजेस आपको आते हुए देखने को मिलेंगे फीमेल्स के बीच में। दैट इज वाई थोड़ा सा दिक्कत होती है, और ये एक सॉल्यूशन यहां पर बताया जाता है कि आप अगर फीमेल की स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो उसको आप फीमेल स्टैंडर्ड से कंपेयर कीजिए। एक जनरल स्ट्रक्चर लेके आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, मेल का मेल स्टैंडर्ड के हिसाब से, फीमेल का फीमेल स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपैरिजन होना चाहिए। देन लास्ट इज द आर्थरेटिक चेंजेस। आपको पता है कि हम लाइफ टाइम में अपने बोन्स को यूज कर रहे हैं, आजकल की तो लाइफस्टाइल इतनी खराब हो चुकी है ना, अपनी बॉडी का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, एक्टिविटीज हमारी टोटली जीरो हो गई, इनएक्टिव बींग्स होते जा रहे हैं वापस से। सो यहां पर क्या हो रहा है, इस इनएक्टिविटी की वजह से आपके बोन के अंदर में वियर एंड टियर के थ्रू कई तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, डिटोरिएशन उसका एक तरीके से आप कह सकते हो रहा है। अब ये आर्थरेटिक चेंजेस जो है, इसके बेसिस पे भी कि ये कब आए चेंजेस, है ना, कब हमें देखने को मिल रहा है बोन्स के अंदर में, कितनी डिग्री तक हुआ है ये चेंजेस। तो यानी कि ज्यादा समय तक इंसान जिंदा रहा होगा तो ज्यादा समय तक अपनी उन बोन्स को यूज करेगा, ज्यादा उसका वियर एंड टियर या डिटोरिएशन होगा, यानी कि वो ज्यादा ओल्डर इंसान की बोन है। और अगर बिल्कुल नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं है, तो आप कहोगे कि वो एक यंग इंडिविजुअल का है। बट ये बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है, क्योंकि आर्थराइटिक चेंजेस को अफेक्ट करने वाले काफी सारी चीजें होती है। सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल जो है उसका एक इफेक्ट होता है, फीमेल्स के बीच में चेंजेस थोड़े ज्यादा और जल्दी आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। न्यूट्रिशन का एक इंपॉर्टेंट रोल वहां पर होता है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स उसको क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ रिजिड वे हाउ दीज चेंजेस आर एस्टिमेटेड। सो आई होप ये पूरा का पूरा जो ऑस्टियोलॉजी वाला पोर्शन है एंड हाउ डज इट हेल्प अस, ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको आता हुआ देखने को मिला है 2023 के अंदर, और वो क्वेश्चन क्या है मैं आपके लिए मोबाइल फोन से रीड आउट कर देता हूं। द क्वेश्चन वॉज, हाँ जी, तो क्वेश्चन था आपका, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन स्केलेटन रिमेन। ये आपका 2023 में क्वेश्चन आया, और किस यूनिट का क्वेश्चन है, यूनिट 12 ऑफ पेपर 1 का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि पूछता है आपसे एंथ्रोपोलॉजी के अलग अलग एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन में से 3 क्वेश्चन सबसे अधिक आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। पहला, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी और उसका एप्लीकेशन, जिसके अंदर में ये सारी चीज जो हमने डिस्कस की है, आज हमने सिर्फ इसका एक पार्ट डिस्कस किया कि आप एज कैसे पता लगाते हो। इसको छोड़ करके सेक्स को पता लगाना, टाइम ऑफ डेथ, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप पता लगाते हो। तो उसमें से एक पार्ट जो है ऑस्टियोलॉजिकल एज एस्टिमेशन, ये आपसे
इस क्वेश्चन में पूछा और इसी के ऊपर हमने ये वीडियो भी बनाया हुआ है। सेकंड आपका जो पूछता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आपसे पूछता है। एंड थर्डली आपसे एंथ्रोपोमेट्रिक जो वेरिएबल्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन के अंदर में, है ना। ह्यूमन बॉडी के मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सोमैटोटाइप से पूछ सकता है, डिजाइनिंग से पूछ सकता है, एर्गोनॉमिक्स से पूछ सकता है, स्पोर्ट्स से पूछ सकता है, किनेंथ्रोपोमेट्री वाला पोर्शन, तो वो तीसरे नंबर पे, तीसरी प्रायोरिटी पे होता है। तो यहां पर जब आपसे पूछा गया कि कौन कौन से मेथड को यूज किया जाता है, तो आप बताओगे ऑस्टियोलॉजिकल जो मेथड्स होते हैं उनको वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। और हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए स्केलेटन रिमेन से पर्सनल आपको आप कैसे पता लगा रहे हो, आप उसकी एज को पता लगा रहे हो थ्रू दी ऑस्टियोलॉजिकल इंक्वायरी, आप उसके सेक्स को पता लगा रहे हो वो भी थ्रू इंक्वायरी। अब सेक्स को भी अगर हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं कि आप सेक्स कैसे पता लगा रहे हो कि मेल है कि फीमेल है, तो वीडियो और लंबा हो जाता, शायद 1.5-2 घंटे का हो जाता। अभी शायद 1 घंटे हो गए हैं, वो शायद 1.5-2 घंटे का हो जाता। तो अगला वीडियो लाएंगे अगर आपको इंटरेस्ट है कि सेक्स कैसे पता लगाते हैं कि मेल है कि फीमेल है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में, उसके ऊपर भी डिटेल कवरेज लेकर के आ सकते हैं, बनाएंगे एक वीडियो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, है ना। अदरवाइज ऑल्सो हम ट्राई करेंगे कोई एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि किसी पीवाईक्यू के साथ रिलेटेड हो, उसके अराउंड जितने भी डाउट्स है, कंफ्यूजन है, मल्टीपल सोर्सेज को एक साथ कवर करेंगे अपनी इस न्यू सीरीज के अंदर में, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी एट फिंगर टिप्स। एक और इंफॉर्मेशन है, अगर इसी तरीके से आपको डिटेल में एनालिसिस करना है, सिर्फ किताबों में दिए चीजों को जो 2-4 सोर्सेज है उसी को नहीं पढ़ना है, एक स्कॉलरली लेवल पर आपको जानना है कि सही क्या है गलत क्या है, बिना कंफ्यूजन के। आप कोचिंग में आ रहे हो तो उसका पर्पस क्या है कि आप एक डेफिनेटिव वे में आपके लिए कोई काम करे, आपकी हैंड होल्डिंग करे। ये नहीं कि आपको सोर्सेज दे दी जाए, अब आपने एक सोर्स को पढ़ा दूसरे सोर्स को पढ़ा, दोनों में डिफरेंस है, आप कंफ्यूज हो गए, तो डिफरेंस क्यों है ये भी बताना टीचर का फर्ज है आपको, है ना। और उसमें सही क्या है, क्या आप लिखोगे क्या नहीं लिखोगे, वो भी बताना आपका फर्ज है। साथ ही साथ जो आपका बेसिक्स होता है कई बार वो लेफ्ट आउट होता है, उस वजह से आपको आगे की चीज क्लियर नहीं होती है कि लॉन्ग बोन्स क्या है, बोन्स के अंदर में कौन कौन सी बोन्स होती है, टाइप्स क्या है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम कर रहा होता है ना। तो यहां पर हमने इसीलिए इसको शुरुआत की बेसिक से, चाहते तो सीधे अब क्लासिफिकेशन पे आ जाते, बट बेसिक से शुरुआत की। ऑलराइट, सो आपको मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से अगर आपको सीखना है डिटेल में तो आपके लिए बेस्ट मौका है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारे जो बैचेस हैं 25 मई को अभी स्टार्ट हुआ है, अभी ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स चल रहे हैं, क्लासेस भी हमारी जल्दी शुरू होने वाली है, तो आप इस समय एडमिशन को ले सकते हो। अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारी सेल जो है, में धमाका सेल जो है ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। एक मंथ एंड धमाका सेल आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर जो कोर्स के प्राइजेस है ये अच्छे खासे ड्रॉप हो गए। तो बेस्ट टाइम पीरियड है 2 वजह से आपके लिए, क्योंकि ये एक फ्रेश बैच है, शुरुआत से सारी चीजें स्टार्ट हो रही है, कहीं आप इधर उधर से नहीं स्टार्ट कर रहे हो। फ्रॉम चैप्टर 1 यूनिट 1.1 से आपका यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है। दूसरी चीज क्या है कि आप मई से लेकर के जुलाई में ही आप ऑप्शनल स्टार्ट करते हो, तो आपने सही तरीके से डिसीजन को लिया है। अगर आप जुलाई के बाद, अगस्त के बाद वहां पर जा रहे हो एडमिशन लेने, तो आपका चाहे 25 टारगेट हो चाहे 26 टारगेट हो, आप थोड़ा सा लैग बिहाइंड करने लगते हो, बिकॉज आपका सारे एफर्ट होने चाहिए कि हम नवंबर दिसंबर तक ऑप्शन को खत्म कर दें। तो कोई दूसरा ऑप्शन तो शायद आप अभी लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 8-8 महीने तक चलते रहते हैं, बट एंथ्रोपोलॉजी आपका आराम से साल के अंत से बहुत पहले खत्म हो जाएगा, और आप अपने जीएस के प्रिपरेशन के साथ, रिवीजन, आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट के साथ आगे बढ़ पाओगे। तो आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। जो हमारे फ्रेश बैच स्टार्ट हुए सेल के पीरियड में, दिस इज द बेस्ट पीरियड, है ना। सोने पे सुहागा वाली बात है। कोड आपको याद रखना है कि यूएस लाइव आपको हर एक कोर्स के ऊपर स्टडी आईक्यू पे, ये नहीं कि एंथ्रोपोलॉजी में एनरोल कर रहा है तो यूएस लाइव किया, हर एक कोर्स पे यही कोड आपको लगाना है, जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर सको। 14999 में विद टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑल द एंटायर कंटेंट फ्रॉम हेड टू टेल, पूरी तरीके से आपको किसी भी और सोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप यहां पर हमारे कंटेंट को पढ़ते हो तो। इंक्वायरी अगर आपको करनी है एडमिशन से रिलेटेड, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है या फिर ऑप्शनल सिलेक्शन में कोई कंफ्यूजन है, तो आप इस आईडी के ऊपर हमसे जुड़ सकते हो, उत्कर्ष_हेयर पे अपने डाउट्स को आप पोस्ट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके डाउट को रिजॉल्व करने का। एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप कॉम्बो बैचेस को, अगर आपने P2I में एडमिशन नहीं लिया है और P2I में एडमिशन लेने के साथ साथ आप अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर में एनरोल हो रहे हो, ऑप्शन में कॉम्बो ले रहे हो यानी कि, तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाते हैं, प्लस इजी EMI 3 महीने की नो कॉस्ट मिल जाती है। वहां पर भी कोड यूएस लाइव लगेगा, और आप मुझसे पूछ सकते हो कि आप उस ऑफर को कैसे अवेल करो। प्लस अगर आप पहले से P2I में एनरोल्ड हो और ऑप्शन में आप जाना चाह रहे हो, तो आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कोड होता है, जो कि ये कोड से भी काम नहीं चलेगा, आपके लिए एक अलग से कोड वहां पर आएगा, और उसको आप मुझसे चाहो तो यहां पर मांग सकते हो। उत्कर्ष_हेयर पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आई विल शेयर दैट कोड, उसको एक्टिवेट करा के आप तक पहुंचा दिया जाएगा फॉर दोज हु आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन P2I एंड नाउ वांट टू ज्वाइन दी ऑप्शनल प्रोग्राम एज वेल। तो आपको सिर्फ इतनी सी चीज को करना है। एक और आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि P2I के हमारे बैचेस के अंदर में जब आप एडमिशन लेते हो सेल के अंतर्गत, वहां पर भी प्राइस ड्रॉप हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है,
सबसे अच्छी बात आपको क्या देखने को मिल रही है कि वहां पर आपको 18 बुक सेट जो है वो टोटली फ्री देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आप सेल के अंतर्गत तब अगर यूएस लाइव कोड लगाकर P2I के नियर टर्म 2025 या 2026 बैच में, या फिर ऑफलाइन भी अभी स्टार्ट हो गया स्टडी है कि ऑफलाइन में भी अगर आप एडमिशन को लेते हो तो आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप मेरे द्वारा मिलेगी। व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उस पर आपकी जब तक आपकी लाइव क्लासेस है आपको मेंटरशिप मिलते रहेगी। किसी भी लेवल पर कोई भी डाउट आ रहा है तो हैंड होल्डिंग के लिए टोटली विल बी अवेलेबल विद यू। उसके लिए करना क्या होगा, यूएस लाइव के कोड को इस्तेमाल करना होगा चेक इन करते समय। कई बार बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर पूरी पेमेंट अभी करने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो EMI ऑप्शंस आपके लिए बने हुए हैं। नो कॉस्ट इजी EMI है, 3 महीने में थोड़ा थोड़ा करके आप पेमेंट को कर सकते हो यहाँ पर। ऑलराइट, तो कोई भी और डाउट है यहाँ पर मुझे पूछ सकते हो आप। अगर आप इसको नहीं चलाते हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कुछ लोग ये सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, तो वो मुझसे जुड़ सकते हैं। उत्कर्ष डॉट लगाइएगा बीच में singh@studiiq.com @studiiq.com। इस जगह पर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो अपनी क्वेरी के साथ। मटेरियल को देखना है, सिलेबस को देखना है, फ्री में मटेरियल को डाउनलोड करना है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन से रिलेटेड, तो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह टेलीग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हो, मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड द डिटेलिंग दैट वी हैव कवर्ड। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वील बी बैक इन दिस सीरीज एंथ्रोपोलॉजी एट फिंगर टिप्स।